सियासी गर्मी देखने को मिल गई। बीते कुछ दिनों से मास्टर स्ट्रोक का दौर चल रहा है। पहले बीजेपी ने सवर्ण आरक्षण का फैसला कर मास्टर स्ट्रोक चला, तो कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर प्रियंका को उतारा। अभी कल ही राहुल गांधी ने हर गरीब को न्यूनतम इनकम का मास्टर स्ट्रोक चला था कि आज मोदी सरकार ने राम मंदिर पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि विवादित जमीन छोड़कर बाकी बची जमीन मालिकों को वापस लौटाई जाए। केंद्र ने कहा है कि 67 एकड़ जमीन जो अधिकृत की गई है और गैर विवादित है, वो जमीन राम जन्मभूमि न्यास को लौटा दी जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई है, मैंने सुबह ही कह दिया कि हम उसका अभिनंदन करते हैं और देश के सौहार्द के लिए मुझे लगता है कि यह कदम आवश्यक था। मैं और हमारी पूरी सरकार इस पूरे निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं। जमीन को पहले अधिग्रहण तो किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको अपने अंडर में ले लिया था। केंद्र सरकार को सौंप देनी चाहिए और केंद्र सरकार को भूमि हिंदू समाज को सौंप देनी चाहिए। हमारा हिंदू समाज, साधु समाज अपने आप मंदिर बना लेगा। हिंदू समाज समर्थ है। अरे सरकार का काम जो है सरकार करे, वो अपना जमीन दे दे। मंदिर बनाने का काम तो हिंदू समाज और जो है साधु समाज, संत समाज करेगा। दरअसल केंद्र ने विवादित स्थल के आसपास 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इस अधिग्रहण को स्वीकार किया और यह आदेश दिया कि यह जमीन केंद्र सरकार के पास बनी रहेगी। इस जमीन पर किसी तरह के धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी। 2003 में भी अदालत ने इस गैर विवादित हिस्से को लेकर स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। अब केंद्र सरकार कह रही है कि यह गैर विवादित हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को लौटा दिया जाए। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। रिव्यू अब संभव ही नहीं है, कानूनी रूप से संभव नहीं है। जो चाहती रिव्यू है, दरखास्त निर्देश की है, दरखास्त रिव्यू की नहीं है, प्रार्थना रिव्यू के समान है। तो ये क्यों पेश की गई है दरखास्त और किस हिसाब से उस याचिका में, जबकि उसका याचिकाकर्ता ही जिंदा नहीं है, उनके वकील जिंदा नहीं है और कौन पार्टी बनेगा, इन्होंने असलम भूरे का नाम लिख दिया उसमें। मरे हुए के खिलाफ कोई दरखास्त लग नहीं सकती। लगता है कि उन रामलला के भक्तों का, जिनकी आशा इस मामले से जुड़ी हुई है, जिनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है, उनकी भावुकता इनसे जुड़ी हुई है, उसको जबरदस्ती झूठी उम्मीदें देने की कोशिश की जा रही है। यानी हमारे जो राम चबूतरा मंदिर बाहरी भाग था, चरण चिन्ह, सीता रसोई और सामने के और तमाम मंदिर हमारे थे, सुमित्रा भवन और सीता कूप मंदिर, जहाँ हमारे पंच और मंदिर बनाए रहते, उन सब को एक्विजिशन के बाद यानी 5A में कब्जा लेकर गिराना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर को हमने रिट किया, तब हाईकोर्ट से स्टे हो गया, तब तक वो मंदिर हमारे गिरा दिए गए थे। मोई अखाड़े ने एक्विजिशन पूरा चैलेंज किया था, उसी पर वर्डिक्ट आया है। उस वर्डिक्ट 5 जजों को मान्यता हम लोग दे रहे हैं। मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द लॉ नहीं होना चाहिए। अगर कानून है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, हाइड एंड सीक के गेम खेल रहे हैं। वही गवर्नमेंट है बीजेपी की जो कल्याण सिंह की थी, वही गवर्नमेंट आज दोनों जगह है। क्या चाहते हैं भगवान जाने, लेकिन जो मुकदमा चल रहा है उसको और उलझा रहे हैं। नहीं तो साल भर में फैसला हो सकता था, खुद ही डिले कर रहे हैं। यानी अब सवाल यह है कि क्या गैर विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को मिलने से राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त होगा तो कैसे? क्या अदालत जमीन देने के साथ उस पर निर्माण की भी इजाजत देगा? और अगर जमीन मिल भी गई और टाइटल सूट के फैसले के पहले निर्माण करने की इजाजत नहीं मिली तो क्या होगा? और क्या मुस्लिम पक्ष पर विवादित स्थल के आसपास की सारी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देकर दबाव बनाने की रणनीति है ये? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जुड़ रहे हैं, हमारे साथ उत्पल कौल हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं, विष्णु शंकर जैन पिटिशनर है हिंदू महासभा की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। हमारे साथ अनूप जी चौधरी हैं, फॉर्मर एडवोकेट जनरल, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बिना किसी ब्रेक के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ऐसी जमीन तलाश रही है केंद्र सरकार, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है कि जो गैर विवादित 67 एकड़ जमीन है वो राम जन्मभूमि न्यास को लौटाई जाए, क्या इससे राम मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त होगा? इस पर चर्चा के लिए रमन मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उत्पल कौल आरएसएस सपोर्टर हमारे साथ हैं, विष्णु शंकर जैन पिटिशनर हिंदू महासभा लॉयर सुप्रीम कोर्ट, और अनूप जी चौधरी फॉर्मर एडवोकेट जनरल सीनियर लॉयर इस मामले को पिछले 10 साल से ज्यादा से देख रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। रमन जी, ये जो अर्जी केंद्र ने लगाई है इससे क्या होगा और क्या राम मंदिर बनने का रास्ता मिल जाएगा? देखिए, दो चीजें इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो अपने जो अयोध्या लैंड डिस्प्यूट एक्ट वगैरह, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था 93 में, उसके अधीन ही काम कर रही है। और दूसरा ये कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, हम उसके लिए कुछ नहीं कह रहे, हम ये बोल रहे हैं कि जो एक्वायर करी गई थी लैंड 67 एकर्स, उसको उसके ओनर, सिंस उसका कुछ इस डिस्प्यूट से लेना देना नहीं है, तो वो उनके ओरिजिनल लॉटीज को, ओरिजिनल ओनर्स को वापस दे दी जाए। उनके जो मूल जो उसके ओनर्स हैं उनको वापस करनी चाहिए, उनके मालिकों को। अगर उसका कुछ लेना देना नहीं है इस विवादित ना विवादित ढांचे से, ना विवादित स्थल से, तो उसको दे देना चाहिए। हम उसको कस्टोडियन बनके कब तक उसकी तो ये इस बात का रियलाइजेशन केंद्र को कब हुआ? 2019 चुनाव के ठीक पहले कि देखिए, आपको हर चीज चुनाव को जोड़ के देखनी हो तो देखते रहिए, लेकिन एक सर, मेरा पत्रकार के नाते ये काम है, आप बिल्कुल टाइमिंग पे सवाल उठेंगे। देखिए, टाइमिंग तो हर एक कोई सवाल उठाता है, क्योंकि इस देश में 2014 से अभी तक सेमीफाइनल चलते आए, और हर साल चुनाव से पहले आपने ये क्यों करा और चुनाव के आसपास आपने ये क्यों करा। तो वो ऐसा तो नहीं है कि सरकार एक लिम्बो में चले जाएगी, सरकार को उचित लगा, सरकार ने थोड़ी देर के लिए मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले, अगर ये जमीन मिल गई उसके बाद क्या होगा? देखिए, जिनकी जमीन है वो करेंगे जो उन्होंने करना है, सरकार की जमीन थोड़ी है। सरकार तो ये बोल रही है कि ये जमीन जिसके हम कस्टोडियन हैं, वी विश टू, दिस इज नॉट कि जी ये ऐसी जमीन नहीं है जिसके ऊपर कोई विवाद हो, ये गैर विवादित जमीन है, इसके हम कस्टोडियन हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर, हम इसकी कस्टडी और नहीं रखना चाहते, जिसकी है उसको दे दी जाए। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा विषय तो है नहीं। तो मतलब जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि अब राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, वैसी स्थिति नहीं है। देखिए, जिसकी जमीन है उसको मिल जाएगी, जिसको है उसको मिल जाए जमीन। उसके बाद वो क्या उस पर मंदिर बनाए, उसके ऊपर क्या भव्य राम मंदिर बनाए या जो करे, तो वो उसकी मर्जी। ठीक है अनूप जी, क्या ये जो अर्जी लगाई गई है, क्या इससे राम मंदिर बनने के लिए कोई भी स्थिति बनती है? क्या है इस अर्जी का मतलब? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आवेदन पेश हुआ है यही गलत है, ये मेंटेनेबल ही नहीं है। आप जैन साहब कहेंगे, उम्र उनके साथ है, वो कहेंगे कि नहीं 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 ये तो बिल्कुल सही है। ये कोई भी केस में अगर आप मॉडिफिकेशन मांगते हैं, जो कि इसमें प्रार्थना में यही कहा गया है कि जो देखिए 2 आदेश पारित हुए थे, 13/3/2002 और 14/3/2002, उसमें स्पष्ट इस बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि जो 67 एकर्स की लैंड है और जो एडजेसेंट लैंड है उसको और विवादित लैंड को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता, और ये एक ही पार्सल की लैंड है। और चूंकि इसका असर हो सकता है कम्युनल एमिटी पे या पीस पे या हार्मनी पे, इसलिए जब तक कि सिविल सूट डिसाइड ना हो जाए, इस 67 एकर्स पे भी किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक प्रताड़ना नहीं किया जाएगा, धार्मिक प्रक्रिया नहीं मनाई जाएगी इसके ऊपर। और साफ कह दिया कि ये स्टेटस को वाली बात रहेगी। इन्होंने उसमें इस्माइल फारूकी का भी केस कंसिडर किया था कोर्ट ने। अब आती है बात इस आवेदन की। 16 साल बाद अगर आप आवेदन पेश करते हैं तो आवेदन, मेरे मत में तो ये आवेदन पेश हो ही नहीं सकता है। इसको इनको रिव्यू फाइल करनी चाहिए थी। अच्छा। क्योंकि ये चाहते हैं कि वो फैसला ही बदल जाए, तो इनको रिव्यू पेश करना चाहिए। ये उसके नाम से इन्होंने आवेदन तो आप ये कह रहे हैं कि अदालत ये आवेदन सुनेगी नहीं?
रजिस्ट्री पहले लगाए तब आगे बात देखी जाएगी। मैं तो नहीं कह सकता कि आफ्टर अदालत तो आपके हिसाब से पर है कि वो तकनीकी तौर पर रजिस्ट्री लगाएगी कि नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर रिव्यू पिटीशन देते तो हो सकता था, लेकिन जिस मामले पर फैसला है उसमें आप सिर्फ अर्जी लगा दें। बावजूद देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 बहुत बड़ा एक वेपन है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो उसके बावजूद सुन सकता है, पर ये तकनीकी अड़चनें शुरू में हैं। दूसरी बात यह है कि असलम भूरे साहब सिधार गए हैं, वो है ही नहीं जिंदा, उनके वकील नहीं है जिंदा, तो नोटिस किसको करेंगे इस पिटीशन में? वो तो अकेले पिटिशनर थे और तो कोई उसमें पिटिशनर नहीं था और रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट थी। ये सब तो मुझे लगता है विष्णु इसका जवाब देना चाह रहे हैं। विष्णु जरूर। इस पूरे मसले को मैं बहुत ही संजीदगी से समझाना चाहता हूं। पहली बात तो जब अयोध्या एक्विजिशन एक्ट आया था जिसके तहत 67.703 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर की गई थी, उस एक्विजिशन एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी तो इस्माइल फारूकी की जजमेंट ने उस एक्विजिशन एक्ट को वैलिड ठहराया था। आज केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रख रही है वो प्रायर टू एक्विजिशन एक्ट ले जाने की स्थिति की बात रख रही है। आप ये समझ लीजिए केंद्र सरकार को एक्वायर करने के लिए लैंड कोई कोर्ट का डायरेक्शन नहीं था, केंद्र सरकार ने अपने डिस्क्रिप्शन पे लैंड एक्वायर की थी। आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने कह रही है कि हम उस एक्विजिशन एक्ट से विड्रॉ करना चाहते हैं और वो जितनी लैंड है जो अनडिस्प्यूटेड है, इस्माइल फारूकी के पैरा 49, 53, पैरा 60 हर जगह लिखा है कि वो लैंड अनडिस्प्यूटेड है। मुस्लिम पक्षकारों का उसमें 1% का क्लेम भी नहीं है और आज तक उनका एक केस रहा भी नहीं है। और अगर अनूप जी उसमें से एक पैरा भी दिखाते इस्माइल फारूकी का कि उस लैंड में, सर एक मिनट मैंने आपको नहीं टोका, उस लैंड में अगर आपका कहीं भी कोई क्लेम है तो मैं एक शब्द आगे नहीं बोलूंगा। इस्माइल फारूकी के केस में जगह जगह लिखा हुआ है कि दैट लैंड इज अनडिस्प्यूटेड। आज केंद्र सरकार जो अभी रमन सर ने जो बहुत अच्छी बात कही, केंद्र सरकार उस प्रॉपर्टी कस्टोडियन है, लीगल वर्ड यही है कि केंद्र सरकार उस प्रॉपर्टी कस्टोडियन है और केंद्र सरकार जब वापस कर रही है एक्विजिशन से विड्रॉ कर रही है तो एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल की जा सकती है? दूसरी बात अनूप सर ने बार बार यह कहा कि 16 साल बाद आपने एप्लीकेशन मूव की। सर मुझे यह बताइए 25 साल बाद 1993 का इस्माइल फारूकी का जजमेंट है, आपने सुप्रीम कोर्ट में 2018 में 8 महीने तक बहस की कि पैरा 85 को लार्जर बेंच को भेजा जाना चाहिए बिना कोई एप्लीकेशन के, बिना कोई रिव्यू पिटीशन के। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, आपको पूरी संजीदगी से सुना, आपको मौका दिया और उसने जजमेंट पास किया। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने विकल्प क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट में बहस करने जाते हैं, किसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा इसको अपने टेन्योर में डिसाइड नहीं कर पाएंगे? किसके वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इसको आप 2019 के चुनाव के बाद सुनिए? किसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी कि हम यहां से विड्रॉ कर लेंगे, हम आपकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? किसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अगर आप हमें मौका देंगे तो हम 10 महीने तक एविडेंस पढ़ेंगे? तो जब आप ऐसा रवैया कोर्ट के सामने अपनाएंगे, और केंद्र सरकार चुप रह के नहीं बैठ सकती, कोई भी सरकार चुप रह के नहीं बैठ सकती, सरकार का अधिकार है प्रॉपर एप्लीकेशन मूव करना, जो केंद्र सरकार ने मूव किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसमें लीगल एक डिफिकल्टी हो तो मुझे बता दें, और मैं सुप्रीम कोर्ट का एवार हूं। आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं एक बात और कहता हूं बहुत ही रिस्पॉन्सिबली, मैं सुप्रीम कोर्ट का एवार हूं। एक नहीं 1000 पिटीशन मैं आपको दिखा सकता हूं जहां डिस्पोज ऑफ मैटर में आईए लगती है। तो अनूप सर जो मतलब अर्जी लग सकती है, जो अनूप सर जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन बता रहे हैं ये एकदम भी मेंटेनेबल नहीं है। देखिए अर्जी तो लग सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि अर्जी नहीं लग सकती है। आप अभी तो सर आपने यही कहा कि अर्जी नहीं लग सकता है। जरा अब इतना यार 55 साल आप 52 साल वकालत पहली जगह मैं ये बताना चाह रहा हूं आपसे। आप सर सीनियर होंगे, मैं आपकी रिस्पेक्ट मैंने तो आपसे, पर मैं तर्क की बात कर रहा हूं, मैं तर्क की बात कर रहा हूं। आप तर्क से मुझे बताइए ना, इसमें उम्र का कोई रोल नहीं। अरे भाई रोल है बेटा, तजुर्बा पहले गेन कर लो, बाद में बात करो। अभी बात ये हो रही है कि मैंने ये नहीं कहा कि अर्जी नहीं लगाई जा सकती, आप पहले ही गलत समझ गए। मैंने कहा कि एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, ये आपका कहना है कि एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। आप मुझे बताइए कैसे मेंटेनेबल नहीं है? आपको तो जब असलम भूरे के केस में, अरे भाई आपको मैंने डिस्टर्ब किया था क्या? जब असलम भूरे के केस में सुप्रीम कोर्ट, अरे बस असलम भूरे की बात, आप प्लीज अंडरस्टैंड दैट। असलम भूरे मर गए, आपको पता है सर ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, सॉरी इसमें दोनों पार्टीज इसमें पब्लिक इंटरेस्ट, आप इस बात का जवाब दीजिए। इसमें सिविल सूट का ऑर्डर बुलेट लगता ही है। यू हैव नॉट रेड द जजमेंट, ये ऑर्डर 1 रूल 8 का सिविल सूट है। दिस इज ऑर्डर 1 रूल 8 सिविल सूट, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है दो समुदायों के बीच में। अरे भाई आप कह रहे असलम भूरे की डेथ आप किस सूट की बात कर रहे हैं? अच्छा ये क्लियर कर दे। अच्छा आप क्लियर कीजिए। नॉट शाउटिंग, नहीं अच्छा आप जल्दी से इसको क्लियर कर दीजिए जो वो कह रहे हैं। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि अर्जी जो है वो लग सकती है और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा, ये उनका तर्क। नहीं हमारा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि अर्जी नहीं लग सकती है। श्रीमान जी यंगस्टर हैं, गलत समझ गए। मैंने ये कहा कि इस तरह की एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शंस नहीं लगती है,
आईए लगने की ये बात कर रहे हैं, और बॉडी ऑफ द प्रेयर में यह है कि ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया जाए। कोई मॉडिफिकेशन इज ओनली कैन बी डन बाय रिव्यू। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मॉडिफिकेशन मतलब आप जजमेंट बदलने की बात कर रहे हैं, उसमें केवल रिव्यू विकल्प है, ये मैं कह रहा था। और इस तरह की दरखास्त ऊपर लिखा है बॉडी में। अच्छा, मैं बाकी मेहमानों पे जाऊं। विष्णु जैन, मुझे एक चीज और बता दीजिए, अगर मान लीजिए तकनीकी तौर पर ये कोर्ट को ठीक लगा और उसने इस अर्जी को सुना, तो अगर जमीन मान लीजिए यथास्थिति पुराने तरीके से दे दी गई राम जन्मभूमि न्यास को भी, तो क्या वहां पर राम मंदिर बनने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा? बिल्कुल। हाँ, कैसे? जब जमीन ओरिजिनल ओनर्स, और इस बात में मुझे कहने में कोई शंका नहीं है, जब जमीन ओरिजिनल ओनर को दी जाएगी राम जन्मभूमि न्यास को, तो राम जन्मभूमि न्यास वहां पे मंदिर निर्माण के लिए कमिटेड है और इमीडिएट इफेक्ट से मंदिर निर्माण चालू किया जाएगा। नहीं, लेकिन क्या कोर्ट ये नहीं देखेगा कि जो विवादित जमीन है वो ऐसी जगह पर है कि आसपास के हिस्से को आप दे दें और कहें वहां मंदिर बनाना शुरू कर दीजिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ। केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी में इसका रोड मैप लिखा है और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 0.313 एकड़ जो 1550 गज है उसको हटा के जितना बाकी एरिया है वो हम ओरिजिनल ओनर्स को देंगे और एक अप्रोच रोड तैयार करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट में जीतेगा, चाहे हिंदू पक्ष जीते चाहे मुस्लिम पक्ष जीते, वो वहां पे जो बनाना चाहेगा वो बनाएगा, पर बाकी जितना एरिया है जो इस डिस्प्यूट से कवर्ड नहीं है वो हम ओरिजिनल ओनर्स को दे रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ फैसला गया तो वहां मंदिर भी बना दिखे और मस्जिद भी बनी दिखे? बिल्कुल। अगर मुस्लिम पक्ष वहां पे जीतता है तो मुस्लिम पक्ष को वहां पे मस्जिद का निर्माण का परमिशन मिलेगा। उसके लिए अप्रोच रोड भी केंद्र सरकार दे रही है अपने रोड मैप के तहत, और वो रोड मैप एप्लीकेशन में लिखा है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, अगर वो हिंदू पक्ष को मिलता है तो ऑलरेडी वहां आसपास के एरिया में जो धर्मशाला, मठ और मंदिर बने हुए थे वो रेस्टोर हो रहे हैं इन द मीन टाइम। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो? ठीक है भाटी साहब, क्या केंद्र ने जो ये कदम उठाया है, रोड मैप भी दिया, अर्जी भी लगाई और कोशिश की है कि एक रास्ता निकले, आपको लगता है इससे जो ये लंबा सालों से चला आ रहा विवाद है वो अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, जो अभी हमारे तीनों पैनलिस्ट बोले हैं मुझसे पहले, और वो जिस चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य है ही नहीं। वो ना तो विवाद सुलझाना उनका उद्देश्य है, ना मंदिर बनाना उनका उद्देश्य है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि ये राम मंदिर का मुद्दा कब उठाया गया, कब इसे तूल दिया गया, ये उद्देश्य क्या पहले ये बताइए। सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग की सिफारिश लागू की। आपका उद्देश्य तो गोली मारना था, मारा था, बहुत फक्र से बोलते थे। माना नहीं, मैं बोल सकता हूँ। ये कौन बीच में चिल्ला रहे हैं? आप इन्हें चुप करेंगे जो बीच में चिल्ला रहे हैं? ये जो अराजक तत्व बीच में कोई चिल्ला रहा है, इसे बंद करें तो आप मैं अपनी बात कहूँ। अच्छा ठीक है, बात पूरी कीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसी बात कि एक तरफ वो अर्जी दे रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि उद्देश्य नहीं है मंदिर बनाना, तो सवाल पूछेंगे ना वो? पहली बात, अराजक तत्व बोल रहे हैं। देखिए, मेरी समस्या समझिए। मैं बाहर से जुड़ा हुआ हूँ, लाइव पे बैठा हूँ। मुझे जो बीच में कोई बोलता है, मुझे दो आवाजें आती है, मैं बोल नहीं पाऊंगा फिर। अच्छा बोलिए। तो मेरी बात सुन लीजिए अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, और इन सज्जन से कहें कि बैठे अपनी बारी पे बोलें। ठीक है, बोलिए। थोड़ा सभ्यता का परिचय दें। आप बहुत सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पे सारे 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्गों के हक के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, तब ये मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठाया था। आज मोदी सरकार ने उन्हीं पिछड़े वर्गों को जो लाभ मिल रहे थे वो खत्म कर दिए हैं। अरे सर, मैं आपसे राम मंदिर पे बात कर रहा हूँ, आप कहां से कहां चले गए? मैं आपसे कह रहा हूँ इस अर्जी से जिसमें रोड मैप है, उससे राम मंदिर बनने का रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा? आपके शब्द तो बोलूंगा नहीं है। आपकी तरह टूटी चुरा के नहीं भाग गए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अगर आप सुनना चाहते हो। और ये जो बदतमीज आदमी बैठा, इसे चुप कराइए आप। ये जो बीच में बदतमीजी कर रहा है कोई आदमी बैठ के, अच्छा ठीक है, आप बोलिए ना सर। आप मुद्दे पर मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मेरा जवाब सुनिए। में अभद्रता निकाल दी जाएगी। अरे सर, ऐसा मत कीजिए। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं और बहुत गंभीरता से दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, और इस बदतमीज आदमी से कहिए बीच में ना बोले। अरे सर, आप भी बदतमीज मत बोलिए, मैं इनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं नहीं बोलिए। आज 85% लोगों के, मैंने कुछ नहीं बोला है, ये बीच में बदतमीजी कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला ना। फिर मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। ये आप मैं पूरी शांति से इनकी बात सुन। सर, डिबेट में लोग बोलते हैं बीच में, उसको बदतमीजी नहीं बोलते हैं। आप बात पूरी कीजिए, आप छोड़िए ना, आप बात पूरी कीजिए, मैं कह रहा हूं। नहीं, ये अपनी बारी पे मुझे गाली भी देंगे तो भी मैं चुप। अरे अभी अनूप जी को भी टोक रहे थे जैन साहब, उन्होंने तो नहीं कहा कि बदतमीजी कर रहे हैं। आप बात पूरी कीजिए ना। इसी पर डिस्कशन होगा क्या? वो मुद्दे पे टोक रहे थे। अरे सर, समय मत बर्बाद कीजिए, आप बात कीजिए, नहीं तो मैं दूसरे मेहमानों पर जाऊं। टोक रहे,
ये मुद्दे पे टोका ज्ञान ही हमें, नहीं हम जवाब देंगे इनकी बात का। मैं कह रहा हूं एक आखिरी वाक्य मेरा सुन लीजिए। ये केवल 85% पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्गों का ध्यान उनके अधिकारों से हटाने के लिए ये सरकार इन्हें लॉलीपॉप देना चाहती है, झुंझुना देना चाहती है। ये करना कुछ नहीं। बात बताइए, अभी जब तक ये कुछ नहीं कर रहे थे तो आप ही लोग पूछ रहे थे कि राम जन्मभूमि को लेकर, राम मंदिर को लेकर ये क्या कर रहे हैं, रामलला टेंट में सो रहे हैं। अब रोड मैप दे दिया तो ध्यान भटकाने के लिए। दोनों तरफ से आपकी बात कैसे चलेगी? आप गलतफहमी में है, अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके आप कर देते, आप क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं राम मंदिर बने, ढोंग कर रहे हैं। आप कार ये लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अरे भाटी साहब, आप कार सेवा शुरू करिए ना। आप बनाइए, हम आपके इस देश में, हाँ, आप रामलला का मंदिर का अनाउंस कर दीजिए। आपके सवाल का बहुत सीधा जवाब है, इस देश में कोई भी नहीं चाहता कि मंदिर ना बने, कोई मंदिर के विरोध में नहीं है, लेकिन कायदे कानून से बने, देश के संविधान के तहत बने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने या आपसी सहमति से बने। कोई मंदिर के खिलाफ नहीं है इस देश में, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई। सरकार ने कोई विरोध में दिया है। केंद्र सरकार जो कर रही है, क्या इससे राम मंदिर बनने के लिए रास्ता बनेगा, या 2019 को लेकर सियासत है, या आसपास मंदिर बन सकता है, इसको लेकर मुस्लिम पक्षकारों पर एक दबाव बनेगा? अभी आपके पैनलिस्ट बैठे हुए थे, मैं सबकी सुन रहा था, सबने टेक्निकलिटीज पे जाके बयान बताया कि क्या क्या है। वो एक कानून का और सुप्रीम कोर्ट के अपना एक काम करने का तरीका, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा क्योंकि इतना समय नहीं होगा उसको बयान करना। देखिए, आप समझिए कि ये जो समाधान आज जो रोड मैप पेश किया है भारत सरकार ने, ये तो बहुत पहले किया जा सकता था और बहुत पहले से इसकी डिमांड भी की जा रही थी। आज आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो जगह जो है अभी डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर हम नहीं बना सकते, ये तो बहुत पहले से बोला जा रहा था। अब आपको, चूंकि आज संत समाज ने जब आपको चेतावनी दे दी और पूरे राम भक्तों ने चेतावनी दे दी कि अगर आपने 2019 से पहले राम मंदिर नहीं बना के दिया तो आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो ये अभी उसी तरह का एक बयान है जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारे हवाले कर दिया जाए ये मामला, तो हम 24 घंटे के अंदर इसका समाधान निकाल सर, जो किया वो संविधान के दायरे में रह के किया ना सर। अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। भूमि अधिग्रहण जो है, लैंड एक्विजिशन एक्ट की यहाँ पे बहुत बात हो रही है, ये 1991 में भी किया गया, 1993 में भी किया गया, इस्माइल फारूकी केस के अंदर भी बोला गया और 2003 के अंदर उसके ऊपर स्टेटस को कर दिया गया। तो आज आपको ये ख्याल आ रहा है कि उसके कस्टोडियन, उसके मालिकों को ये जमीन अदा कर दी जाए, उस जगह पर जो है अभी देखिए एक बात 0.313 क्या कि वो जगह डिस्प्यूटेड है, तो आप यहीं पर ही गलत कोट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, मैं दूसरे आ रहा हूं जैन साहब आपके पास। एक चीज बता दीजिए फलाई साहब, जो ये 67 एकड़ जमीन है गैर विवादित, उस पर कुछ बने तो मुस्लिम पक्षकार को दिक्कत नहीं है ना? अरे पूरा हिंदुस्तान में सरकार चाहे कहीं भी किसी का बना सकती है, सरकार उसमें अगर सपोर्ट दे दे, उसमें कौन सा ऐतराज है, उसमें कोई विवाद नहीं, कोई विरोध नहीं। देखिए सुशांत जी, आप बार बीच में बोलेंगे, एक्शन कमेटी ने भी लिख के दिया, उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं। ये तो बहुत पहले से बोला जा रहा था, जब ये विवाद अगर 1885 से जो शुरू हुआ, उस जमाने से भी यही बात बोली जा रही थी कि भाई आप इस जगह को छोड़ के कहीं भी बना लो, आप इससे किसको क्या विवाद हो सकता है, उत्पल जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जैन साहब आप जो क्लियर कर रहे हैं वो जल्दी इस बात को क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रखे हैं कि केंद्र सरकार ने इतने दिनों बाद इसको क्यों रेस किया, और दूसरी बात जो 0.313 है वो फिगर गलत है। इनकी पहली बात का जवाब, केंद्र सरकार ने जब 2003 का असलम भूरे का जजमेंट आया था, उसमें यह कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का टाइटल सूट का फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद आप कोई निर्णय लीजिएगा। टाइटल सूट का जब फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में सारे पक्षकारों ने अपनी अपील दायर की। जब अपील की सुनवाई हो रही थी तो अभी जो दीपक मिश्रा और 3 जजेस बेंच का जजमेंट आया, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा पैरा 49 में कि हम असलम भूरे के केस को लार्जर बेंच को रेफर नहीं करेंगे, और उस जजमेंट के आने के बाद केंद्र सरकार ने वेल विद इन टाइम ये एप्लीकेशन मूव की है। तो ये कहना सर एक मिनट आया, सॉरी नहीं, आप यू आर अ लॉयर एंड यू आर अ लॉयर, आप प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आप यहाँ पे बैठ के अगर मिसकोट करेंगे तो क्या बताया क्या मिसकोट के? सर आप कब बताया, कब आया जजमेंट बताइए? सर जनवरी में आया है, जनवरी में जब चीफ जस्टिस ने 5 जजेस को मामला भेजा है। क्या ताल्लुक? अरे सर उसका कहां से ताल्लुक है? आप सर उसमें लिखा है, सर उसमें लिखा है, पढ़िए तो आप कह रहे हैं, आप उसमें लिखा है कि असलम भूरे का जजमेंट हम लार्जर बेंच में रेफर नहीं करेंगे। आप कहिए तो मैं दिखा दूं, आप कहिए तो मैं दिखा दूं। अरे भैया लिखा है सुप्रीम असलम भूरे का जजमेंट हम लार्जर बेंच में रेफर नहीं करेंगे। उसके बाद लॉयर दैट डजंट मीन यू ओनली नो ऑल द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप मेरी बात को बताइए, इसको काउंटर कर दीजिए, आप बताइए। हाँ सुप्रीम, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि मसलम भूरे का मैटर लार्जर बेंच को रेफर नहीं करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एप्लीकेशन का कुछ लार्जर बेंच को रिफर करे या ना करे, यू कैन डू इट। आप उससे पहले भी वेट कर रही थी। सर सुनिए, आप सुनिए, आप दूसरी बात देश को गुमराह किया जा रहा है, अनइंटरप्टेड चाहिए। आप देश को फिर गुमराह किया जा रहा है ये दिखाने के लिए, और फिर बंदूक चलाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर कि देखो हम ये अर्जी फिर आपको देश की जनता ने इतना प्रचंड बहुमत, पूरी जनता जनार्दन ने आपको इसलिए दिया था कि इसका समाधान जो है या तो आप अध्यादेश के जरिए लाके करें या आप कानून बना के करें या आप सहमति से करें। अगर इन चीजों पे आप नहीं कर पाए तो आप एक नया लेन आपको कैसे पता जनता ने इसके लिए दिया था? क्या आप कानून ले आइए, अध्यादेश ले आइए, मंदिर के लिए दिया? अगर वो संवैधानिक दायरे में रहकर कोर्ट से अपील करके हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? संविधान तो नहीं टूट रहा है। संविधान के बीच में काम करें तो उसमें दिक्कत है। और अगर कोई पक्ष ऐसा बोले कि संविधान अभी बिल ले आते तो दिक्कत हो जाती है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, अब इतनी जनता मूर्ख नहीं है साहब। और दूसरे लोग बार बार आप बोल रहे हैं कि पूरा 67 एकड़ जो है वो विवादित है। नहीं, कहाँ से विवादित नहीं। सुनिए, उस जगह पे दूसरे में एक रिएक्शन अभी 2 मेहमानों का एक रिएक्शन नहीं हुआ सर। उनको उत्पल कौल जी मुझे ये बताइए, आरएसएस जो मांग कर रही थी केंद्र का ये रोड मैप उसके हिसाब से ठीक बैठता है? उत्पल कौल साहब 1 मिनट। मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, खुशामदीद कहता हूं, मुबारक करता हूं कि उन्होंने आज अर्जी डाली और जो अनडिस्प्यूटेड लैंड है वो राम जन्मभूमि न्यास को मिलना चाहिए। और ये एक फर्स्ट स्टेप होगा फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ भव्य राम मंदिर, जो भगवान राम ब्रह्मांड के नायक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया कि हम ठीक है, हम अनडिस्प्यूटेड लैंड जो है वो दे रहे हैं राम जन्मभूमि न्यास को, लेकिन वहां आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि ये जो राम मंदिर बनेगा ये भारत की 100 करोड़ जनता बनाएगी। ये हिंदू मुसलमानों की दोस्ती की एक मिसाल होगी और मुसलमानों को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि राम भारत के एक प्रतीक है। और हमने तो इमाम हिंद कहा ही है, हमने इमाम हिंद कहा है, हमने इमाम हिंद कहा है। मैं कितनी बार इस शेर को पढ़ चुका हूं, बताना चाहता हूं। मैं कितनी बार इस शेर को, अल्लामा इकबाल के शेर को पढ़ चुका हूं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं कि बीजेपी ये पॉलिटिक्स कर रही है, मैं उनको फ्री में एडवाइस कर रहा हूं कि बीजेपी से छीन लो ये मुद्दा और ये कहो कि हम राम मंदिर बनाएंगे। राहुल गांधी आए और बोले कि हम राम मंदिर बनाएंगे। वो तो एक प्रवक्ता नहीं भेजते राम मंदिर की डिबेट में। कांग्रेस पार्टी एक प्रवक्ता तक नहीं भेजती। वो पार्टी जिसके जनेऊधारी अध्यक्ष वो मंदिर घूमते हैं, लेकिन राम मंदिर पर एक प्रवक्ता नहीं आता कांग्रेस का। दीपक जी मुझे ये बताइए कि क्या ये 2019 के लिहाज से फायदा लेने की कोशिश है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से तुरंत फैसला आ जाए या तुरंत सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप 67 एकड़ जमीन ले लीजिए और काम शुरू हो जाए? ये तो होगा नहीं, या हो जाएगा, या इससे फायदा ज्यादा होगा सियासी? इसमें 2 चीजें हैं। भाजपा के पास पूरे अथॉरिटीज हैं। अभी 67 एकड़ के लिए 6 महीना पहले या साल भर पहले, 2 साल पहले भी कोर्ट में जा सकते थे, क्यों नहीं गए? पहला सवाल टाइमिंग पे उठता है, इनकी टाइमिंग इनकी मंशा पे उठता है। मंदिर का मुद्दा इनके पास सालों से चल रहा है, बनाएंगे, ठीक है बना दीजिए, आप ही बना दीजिए, देश का भला कर दीजिए। लेकिन एक कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा था तो आप 67 एकड़ पे जाते कि हमको 67 एकड़ दे दो, तो 4 साल 4.5 साल बीत गए, अभी क्यों उठाया इन्होंने मुद्दा? पहली बात मैं पूछना चाहता हूं। वही वो कह रहे थे जैन साहब कि वो लाइन जब इसके फैसला आया उसके बाद पूछ लीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, अनुज जी बता रहे हैं कि क्यों गलत है। समझाता हूँ, यंगस्टर हैं आप, जैन साहब बड़े जल्दी आवेश में आ जाते हैं। खैर वो एज उनकी है, वैसी है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी ऐसे ही आवेश में आते नहीं। अरे एज पे छोड़िए, यंगस्टर नहीं माना। अरे भाई इज नॉट अ यंगस्टर। बता रहे हैं कि क्यों गलत है। नहीं हुआ है, एक लाइन दे दी, जैन ने कहा खत्म नहीं हुआ है। ही डजंट रियलाइज अपील इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। और कोर्ट ने कहा कि जब तक सूट का फैसला ना आ जाए
ये स्थिति वहां बनी रहेगी। तो इसलिए उसी क्यों कभी केस में- लंबित है? उसी केस में सर, उसी केस में अरे सर, उसी बात को आगे ले जाते हुए केंद्र सरकार हम ने कहाँ कह रहे नहीं है? application अब आप बोल रहे हैं कह सकता है जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नॉन लॉयर की समस्या है ये। कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट यही ऑर्डिनेंस में लाया गया था 1993 में, जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने भी तो यही बात कही थी। और समझिए इस बात को, एक बात नहीं, अभी कंप्लीट करने दीजिए, आप सुनिए कीजिएगा, आप कंप्लीट कीजिएगा प्लीज, लेट मी कंप्लीट देन यू कंटिन्यू। उस जगह को जो अभी विवादित जगह है, जो डिस्प्यूटेड जगह है, उस जगह से लेकर 70 एकड़ के जो 67 एकड़ उसमें आप रास्ता देंगे ना वहां पे नमाज पढ़ने के आने के लिए या वहां के एक्सेस के लिए? वही तो प्रॉब्लम है। जो पूरी लैंड एक्वायर की गई उसके आप कैसे देंगे? उस जगह पे कैसे एक्सेस करेंगे आप? सर, अगर आप चारों तरफ आपने केंद्र सरकार की एप्लीकेशन पढ़ी है? सर पढ़ी, केंद्र सरकार की एप्लीकेशन पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, और ये पहली बार नहीं है। इसमें लिखा है हाँ। कि 0.313 एकड़ को छोड़ के हम वहां पे एक पट्टी दे रहे हैं, जो भी पार्टी सक्सेसफुल पार्टी वहां पे जीतेगी वो उसको ले सकती है। दूसरी बात आपने क्या कही कि 0.313 फिगर गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हर जगह लिखा है किया है, मैंने तो वोट किया है कि आपने अर्जी में दिया गया है, ये आपको ऑब्जेक्शन गलत है सर। 0.313 तो आपकी अर्जी में दिया गया ना, 0.313 एकड़ या 1550 गज नहीं, और वो 2.77 क्या है सर? 2.77 क्या है? 2.77 आप मीडिया रिपोर्ट से चलेगा। 2.77 हेक्टेयर लैंड वो है जो यूपी सरकार ने एक्वायर की थी। 2.7 एकड़ 2.77 एकड़ 2.77 एकड़। आप लॉयर हैं, आप लॉयर हैं, आप बताइए ना, आप बताइए। अच्छा नहीं, आप ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 0.013 का निपटारा किया था या 2.77 का निपटारा किया था? 1550 गज, 1550 क्या बात कर गज रहे हैं? इक्वल टू 0.313 एकड़। सर 2.77 का किया है। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, आप फैक्ट पे बात नहीं कर रहे एक मिनट, वही है खराड़ी साहब, आपने वक्त मांगा था, आपको मिला। अब थोड़ा सा रुकिए। अनूप जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार भी हो जाए तो क्या 2019 के चुनाव के पहले इस पे कोई निर्णय आ सकता है? पहली बात। और दूसरी बात की इस बात की भी क्या संभावना है कि अगर जमीन दे भी दी जाए जो ओनर्स हैं उनको, तो यथास्थिति बनाई रखी जाए इस बात को लेकर कि वहां कोई धार्मिक काम नहीं होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा? क्योंकि पहले जैसा आप कह रहे थे कि ये भी विवादित हिस्से से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए कोर्ट ने कहा था कि वो भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने स्वतः कहा था, हाँ। पैराग्राफ 15 में साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में, जिसका ये चाहते हैं रिव्यू है, बोलते हैं हम दरखास्त लगा रहे हैं, ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। बट जब जजमेंट आप पूरा पलटा देंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मिस्टर जैन साहब, आई डोंट नो दैट मच ऑफ लॉ एज यू डू, तो आप एक्सप्रेशन बनाते हैं जैसे कि हम लोगों को कानून नहीं आता। मैं एक्सप्रेशन में नहीं बना सकता। अनूप जॉर्ज चौधरी सर के हिसाब से डिबेट में बैठ जाता हूँ। मैं यंगस्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अनूप जॉर्ज चौधरी साहब को सब पता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सर, इस मुद्दे में कोई यंगस्टर नहीं और जो अपनी बातें मैं मजबूती से रखूंगा कोर्ट के सामने। सरकार जो है भावनाओं का व्यापार कर रही है राम के नाम से, क्योंकि इनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, विकास का मुद्दा पूछा था, मैं जवाब देता एक मिनट दीपक जी, एक प्रश्न मैंने पूछा था, आप व्यापार कर रहे हैं, भारत की जनता के हिंदू मुसलमान को बांट के उनकी भावनाओं को बेच रहे हैं। सर, हिंदू मुसलमान तो उसी दिन बट गया था जिस दिन विवाद हुआ था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर। वो हारे हुए वो ऐसी बात करते हैं। हाँ। सर, एक जवाब दीपक जी, एक जवाब इनको पूरा कर लेने दीजिए। दीपक जी, एक मिनट, हाँ बोलिए। ऐसा है, आवेदन का रिलीफ पढ़ लें जैन साहब तो बड़ा अच्छा होगा। पढ़ दूं सर। उसमें रिलीफ ये क्लेम किया गया है दैट दे वांट द ऑर्डर टू बी मॉडिफाइड। आवेदन का रिलीफ पढ़ मॉडिफाइड, यू हैव क्लेम यू वांट इट टू बी मॉडिफाइड। प्लीज, आई हैव रेड दैट, आई डोंट नीड रीडिंग फ्रॉम यू। सर, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए सर। आपने पढ़ा, पैरा बी पढ़ा, मॉडिफाइड मांगा है या नहीं? नहीं मांगा है, नहीं मांगा है। पढ़िए ना सर, रिलीफ क्या मांगा? साफ लिखा है। परमिट द सेंट्रल, सर आपके सामने आइए, पढ़ रहा हूँ। परमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्टोर रिवर्ट hand over back superfluous excess vacant land undisputed land 0.30 acres to the owner। कहाँ सर मॉडिफिकेशन? Just a minute, एक मिनट, how do we do this? सुशांत जी आपके सामने आइएगा। प्लीज, words are not to be used. बोलिए। I don't know how much of law you know, but I know आपसे बहुत कम, आपसे बहुत कम, हिंदी में आपसे बहुत कम, मुझे बहुत कम। अरे भाई, बात नहीं कर रहा जो लिखा है सर, मैं आप भी बेटा अभी 50 साल की वकालत हो जाएगी तो आप भी बहुत अच्छी बात है सर। आपको ईश्वर, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, 50 में 70 साल की हम ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन जो हमें आप मांग रहे हैं दैट अमाउंट्स टू रिकॉल ऑफ द अर्लियर ऑर्डर
and modification of the earlier order, which can only be done by review. That's all. I am saying that court is free to do what it wants to. अच्छा, मेरा सवाल ये था सर कि इस बात को करने में भी अदालत को कितना वक्त लग सकता है? काफी वक्त लगेगा। इन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कही, बताता हूँ, जो भूरे लाल नहीं छूट के अस्तित्व पे इनकी पार्टी। अरे भाई, जो भूरे लाल ने जो पिटीशन फाइल की थी वो पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन थी, अकेला उसका नाम था, रमन जी रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं था। रमन जी, क्या अगर वक्त लगा और 2019 के चुनाव के पहले उस आवेदन पर भी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया कि आप जमीन लौटा दीजिए, फिर क्या करेंगे आप? सबको नोटिस जाएंगे, जो करना है हम वो करते रहे हैं और कानून और संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। हम कोई संविधान से बाहर जाके नहीं कर रहे। एक बात पूछना चाहता हूं, मैं उन सभी ढोंगियों से पूछना चाहता हूं जो आज तक यहाँ पे बैठ के चिल्लाते रहते हैं कि आप राम मंदिर का क्या करेंगे, कब करेंगे। बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया, ढोंगी। बिल्कुल बताएंगे कि भाजपा का निर्माण ही राम मंदिर के नाम पे हुआ है और भाजपा ने राम मंदिर के नाम पे क्या किया और ऐसे लोग जन्म राम मंदिर के नाम पे हुआ है। उनको ये नहीं पता कि उनका जो सब स्टैंड रखना चाहते हैं तो किस तरीके से रखना है। अब मेरे को मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार एक कानून के अनुरूप चलने वाली सरकार, उसने प्रचंड बहुमत होते हुए भी कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो संविधान को किसी तरीके से छेड़छाड़ करता हो। उसके अलावा चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो या कोई भी हो, उसका भी काम करा। अब आते हैं राम मंदिर के विषय। जब राम मंदिर के विषय के ऊपर पूरा जो ये केस चल रहा था, कोई आज नहीं डला। 2010 में अयोध्या का जो हाईकोर्ट का जब जो आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस, उसके बाद से ये केस पेंडिंग था। अब जैसे वो पेंडिंग केस जो है वो चल रहा है, क्या आप ये चाहते हैं कि 2014 में आई सरकार उस सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बीच में हस्तक्षेप करे? 2014 में तुम लौट सर, मेरा सवाल आपसे ये था, मेरा सवाल ये था सर, अगर कोई संविधान के नहीं, रमन जी, मेरा सवाल ये है, अगर इस अर्जी पे सुनवाई में वक्त लगा तो आप क्या करेंगे? और अगर सुनवाई करके जमीन देकर भी कोर्ट ने कह दिया कोई धार्मिक कार्यक्रम वहां नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो क्या करेंगे? सर देखा जाएगा ना, आप उसको कैसे बताएंगे? क्या मैं ये पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मैं आपके ओनरशिप राइट्स के ऊपर इसलिए मना कर रहा हूँ, उसलिए कर रहा हूँ। वो जब होगा तो वो ओनर्स देखेंगे क्या करना है। संभावना ऐसा नहीं है, इतना क्या करना है। मंत्र में क्या था, यही बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सामने, उस बहस को कोर्ट ने इनकार कर दिया था। बिल्कुल हमने बोला राम मंदिर कितना वक्त लगेगा इस अर्जी पे सुनवाई में? संविधान को ऊपर रखेंगे। आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि मैं आपको दिक्कत है, संविधान को ऊपर रखेंगे। आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि मैं आपको दिक्कत है क्या? चलेंगे। आपको इमरजेंसी चाहिए भाई साहब, सुन लीजिए, आपको इमरजेंसी चाहिए। इमरजेंसी आप ला रहे हैं, 1975 में पैदा हुए थे, आप ला रहे हैं, देश के 1975 में पैदा हुए थे, सुप्रीम कोर्ट 1975 में पैदा हुए थे। जेल में रखा। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन जितना हम सुन पाए और दर्शक समझ पाए होंगे, मुझे लगता है कि गेंद एक बार फिर कोर्ट के पाले में है कि क्या वो इस अर्जी को सुनती है तो इस पर कब तक सुनवाई करती है, और सुनवाई करती है तो किसके हक में फैसला सुनाती है, और अगर फैसला जिस तरफ केंद्र चाहती है उस तरफ नहीं गया तो फिर राम मंदिर को लेकर क्या होगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।